सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्ज़ाम जो कि 16 जून से आज होने वाले कोर वालों के लिए हिंदी कोर की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आने वाला है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब 16 जून में हिंदी कोर वालों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में उसमें क्या करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। देखिए, आप सभी को पता है कि देखिए एक आता है आप लोग का ये वाला रचना वाला, जैसे आता है ना रचना वाला, मतलब निबंध लिखने वाला। तो निबंध लिखने वाला आता है जिसमें आप लोग को 5 नंबर मिलता है, तो वो वाला करेंगे। इसमें कुछ हम कुल मिलाकर 6 प्रश्न करेंगे, मतलब 6 निबंध करेंगे और 6 निबंध में से ही एक निबंध आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निबंध देखते हैं। एक निबंध है भारतीय किसान के बारे में। तो भारतीय किसान के बारे में निबंध लिखना है, तो इसको कुछ पार्टों में बताए। जैसे पहले लिखे गांधी जी का कथन, फिर लिखे सरल जीवन, फिर यहाँ पर लिखे इसको देखिए परिश्रमी, मतलब परिश्रमी के बारे में, फिर लिखा अभाव, क्या अभाव होते हैं कि किसान के, फिर लिखे यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला इसके। ठीक है, तो सभी के एक एक बारी बारी से देखेंगे। देखिए, तो भारतीय किसान के बारे में है, तो गांधी जी का कथन क्या है भारतीय किसान के बारे में, कि गांधी जी ने कहा था कि भारत का हृदय गाँव में बसता है, गाँव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं, ये किसानी नगरवासियों के अन्नदाता है, सृष्टि पालक है। तो ये गांधी जी ने कहा था। और देखिए सरल जीवन, भारतीय किसान कैसा होता है, सरल जीवन होता है। ये लोग मतलब खेती बाड़ी करके ही अपने जीवन को संतुष्ट रहते हैं और अपनी आगे की चीज़ों को मतलब खेती बाड़ी करके ही चलाता है। ठीक है, तो सरल जीवन होते हैं कि भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज तथा सरल होता है, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है, वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है, रूखा सूखा भोजन करके भी वो स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है, प्रकृति से निकट। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण कि भारतीय किसान हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है, वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाता है, वो सात्विक जीवन जीता है। ठीक है, ये लिख दिए सरल जीवन के बारे में। अब लिखेंगे परिश्रमी, कि भारतीय किसान परिश्रमी होते हैं, यानी परिश्रमी मतलब बहुत काम करने वाले होते हैं। कि भारत का किसान बड़ा परिश्रमी है, वह गर्मी सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। देखिए भारत का किसान गर्मी सर्दी वर्षा हर ऋतु में एक जैसा काम करते हैं, हर मौसम में काम करते रहते हैं। जेठ की दोपहरी यानी इतना धूप में भी, वर्षा ऋतु की उमड़ती खुमड़ती काले मेघ मालाएँ तथा शीत ऋतु के हाड़ कपी जाने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से नहीं रोक पाती, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। भारतीय किसान का जीवन कठोर तथा कष्टपूर्ण। ठीक है, अब देखेंगे अभाव, कि भारतीय किसान के क्या क्या अभाव होते हैं। तो भारतीय कृषक का जीवन अभावमय है, दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह जीवन की आवश्यकताएं नहीं जुटा पाता, न उसे पेट भर भोजन मिलता है, न शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और विवशता के बीच वह जन्मता है तथा इस दशा में मृत्यु का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब है दुरावस्था के कारण मतलब भारतीय किसान धीरे धीरे कैसे मतलब दूर हो जा रहे हैं। मतलब देखिए, एक है कि निरक्षरता भारतीय कृषि की पतनावस्था का मूल कारण है। निरक्षरता यानी साक्षरता नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो किसी भी चीज़ में जाएंगे सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, साक्षरता होना चाहिए। तो साक्षरता नहीं होगी तो वो धीरे धीरे पतन ही होगी, उसकी धीरे धीरे ख़त्म ही होगी। उसके बाद है कि शिक्षा के अभाव के कारण वो अनेक कुरीतियों से घिरा है। अंधविश्वास और रूढ़ियाँ जैसे जीवन की अंग बने हैं, आज भी वो शोषण की शिकार है। वो धरती की छाती को फाड़कर हल चलाकर अन्न उपजाता है, किंतु उसके परिश्रम का फल व्यापारी लूट ले जाता है। उसकी मेहनत दूसरे की सुख समृद्धि प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे निष्कर्ष, कि क्या निष्कर्ष निकला है भारतीय किसान के बारे में। तो देश की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान से इस देश की आत्मा है, अतः इसके उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किसान के महत्व को जानते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि जय जवान जय किसान, नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जवान देश की सीमाएं को सुरक्षित करता है, तो किसान उस सीमा के भीतर बस रहे जन जन की समृद्धि प्रदान करता है। ये हो गया भारतीय किसान के बारे में। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि झारखंड की पर्यटन स्थल यानी तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल, मतलब जो घूमने वाला स्थल होते हैं। तो झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे झारखंड के बहुत सारे पर्यटन स्थल हो गया, जैसे देवघर में है जो कि वहाँ पर मेला लगता है, श्रावणी मेला। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे बैद्यनाथ मंदिर वहाँ पर है ना। फिर और भी बहुत सारे पर्यटन के बारे में दे सकते हैं इसमें झारखंड के पर्यटन स्थल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं झारखंड के पर्यटन स्थल। देखिए, झारखंड में प्रकृति की असीम कृपा रही है, पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है।
हर और प्राकृतिक दृश्य बिखरे पड़े हैं। आबादी से 5 किलोमीटर दूर किसी दिशा में जाने पर इतनी नयनाभिरम दृश्य मिलते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। पर्यटन की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार के पर्यटन स्थल है। जलप्रपात है, अभयारण्य से भरे पड़े हैं। धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए वैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है देवघर स्थित इस मंदिर में सावन के मेले में शिव लिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह जल चढ़ाने के लिए बड़ा महात्मा है। यह मत्तावलियों के ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पारसनाथ भी झारखंड में ही है जो गिरिडीह जिला में है। झारखंड के नृत्य, संगीत और कला का अलग पहचान है। यहाँ के रीति रिवाजों, कर्मा, सरोल आदि पर्व की समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर कर्मा सरोल पर्व भी मनाया जाता है। उसके बाद बेतला नेशनल पार्क मतलब बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य है झारखंड में ही जो पलामू में है। पलामू स्थित इस अभयारण्य में कई तरह की वन्यपक्षी है। रात को रोककर यह वन्यपक्षियों का अवलोकन अत्यंत मुग्धकारी होता है। नेतवर हाट नौसंगिक रूप में शैक्षिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेतरहाट में एक स्कूल भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक उत्कृष्ट स्कूल है जहाँ से पढ़कर उसके बाद है विद्यार्थी ने आज भी अपनी अलग पहचान बनाई। यहाँ की सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर्यटकों को मौन मोह लेता है। झारखंड में पर्यटन स्थल की भरमार है। आज जरूरत इन जगह पर पर्यटक के लिए सुविधाएं बढ़ाने की। इससे राज्य कोष में वृद्धि इसके बाद वृद्धि होगी और झारखंड संपन्न होगा। तो इस तरह झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में लिख देना है, ठीक है। अगला आते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बारे में आते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे, फिर देखेंगे कि वृक्षों का महत्व देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वृक्षों की कटाई में क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दुष्परिणाम। वृक्ष की कटाई से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो क्या क्या होता है, वायु प्रदूषण, यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, इस सब के बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रदूषण के कारण, फिर प्रदूषण का हम लोग इनका निवारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले करेंगे वृक्षारोपण की प्रस्तावना। तो देखिए, भारतवर्ष प्राकृतिक सुसम्यता, स्मरणीयता और वासंती वैभव के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। विदेशी यात्री, पर्यटक और आकांक्षा यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक सुषमा को देख के इतने मुग्ध हो जाते थे कि यहाँ अपने देश के भूलकर इसी स्वर्गीय भारत भूमि को अपना देश समझने लगते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास की पृष्ठ में ऐसी घटनाएं आज भी सन्निहित है, ठीक है। ये प्रस्तावना हो गया। अब देखेंगे वृक्षों का महत्व, भारतीय संस्कृति में वृक्ष का महत्व। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती है और उनके साथ मनुष्यों की भांति आत्मीयता बसती जाती है। उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाता है। देवता की भांति पीपल के वृक्ष की पूजा हर जगह होती थी। देखिए, मतलब संस्कृति के रूप में बोल सकते हैं, यानी पीपल वृक्ष की पूजा देवता के रूप में किया जाता है। स्त्री व्रत रख उनका परिक्रमा करती है और जलापर्पण करती है। केले के वृक्ष का पूजन भी शास्त्रीय उल्लेखित है। तुलसी के पौधा पूजा उतना ही महत्व रखती है जितना कि भगवान की स्तुति। उसके बाद आगे है कि बेल के वृक्ष के पत्ते की इतनी महिमा थी कि भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाने जाते थे। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के मध्य तक वृक्ष काटने तथा मनुष्यों को अपराधी समझा जाता है और दंडनीय अपराधी होता था। मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी के वृक्ष को काटने का मतलब अपराधी समझा जाता है। अब देखेंगे कि वृक्ष को कटाई के बारे में, कि वृक्ष की कटाई दिन पर दिन क्यों हो रही है। तो एक कारण ये है कि औद्योगिकीकरण के कारण वृक्ष की कटाई दिन प्रतिदिन होती जा रही है। तो औद्योगिक के कारण वृक्ष और वनों की काटा गया। यहाँ आवास बस्तियाँ बनी। कृषि योग्य भूमि को फैक्ट्री खोलने के लिए दिया गया। सघन वन कुंजों के स्थान फैक्ट्री के लिए वृक्ष की निर्दयता के साथ काटे डाले। उनमें जो भूमि प्राप्त हुई नवीन उद्योगों की स्थापना में काम आए, ठीक है। अब देखेंगे दुष्परिणाम कि वृक्ष की कटाई या वृक्ष की जो उससे कमी से कारण के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दुष्परिणाम यह है कि इसका दुष्परिणाम यह है कि भारतवर्ष की जलवायु में निरक्षता एवं शुष्कता आगे प्राकृतिक सूक्ष्मता एवं रमणीयता का अभाव मानव हृदय को दुख कर देता है। और दुष्परिणाम में क्या क्या आता है, देखिए, आता है एक वायु प्रदूषण। तो महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। यहाँ 24 घंटे के कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैला गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया। यह समस्या यह अधिक हो गया, यह सघन आबादी हो गया और वृक्ष का अभाव होता गया, ठीक है। ये लिख देना वायु प्रदूषण के बारे में। यहाँ पर है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के बारे में भी लिख देना कि वृक्ष की कटाई होने से दिन प्रतिदिन मतलब वृक्ष की जल प्रदूषण होते जा रहा है। उसके बाद बाढ़ के समय कारखाने के दुर्गंधित जल साथ नदी में घुल जाता है। इससे अनेक बीमारियाँ पैदा हो जाती है। ये जल प्रदूषण के
बारे में लिख देना। फिर यहाँ पर लिख देना है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो देखिए ध्वनि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण नहीं चाहिए। आज के कारखाने में शोर या मतलब ये सब आप लोग तो जानते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पर लिख देना। फिर लिखना है यहाँ पर प्रदूषणों का दुष्परिणाम। तो उपयुक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक तरस के आदमी, गंदे जल के कारण कोई बीमारियां फसल में चली जाती है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्म का चक्कर ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण है। अब देखेंगे प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो कारण तो एक तो कारण हम लोग देख लिए औद्योगिक कारण जो है, और जैसे कि प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकारिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। वृक्ष का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ी है। ठीक है, अब देखेंगे प्रदूषण का निवारण। इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से अधिकृत हो, कल कारखाने में आबादी से दूर लगना चाहिए और उनसे निकलने प्रदूषित के मल को नष्ट करने का उपाय सोचना चाहिए। तो इस तरीके से प्रदूषण का निवारण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये वाला एक महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी के बारे में एक लिखना है। तो कोरोना एक महामारी है, इसके बारे में आप लोग सभी लिख सकते हैं कि कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई, चीन के वुहान शहर से हुई, क्या होता है ये वायरस इससे एक प्रकार का, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो उस बारे में यहाँ पर कोरोना के महामारी के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम कि पहले हम इंसान के अलावा कोई जीव इस धरती पर वास था, अब एक और नया जीव वास करने आया जैसे कि कोरोना। तो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह कोरोना जीवित नहीं है, यह एक अजीवित वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अब यह सोचिए कि जीवित नहीं है, अब इतनी तबाही मचा रहा है, और अगर जीवित होता तो क्या करता। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर है देखिए, खैर अब यह वायरस आ गया, पर इससे बचे कैसे एक बड़ा सवाल हो। हम बहुत कुछ ऐसे कर सकते हैं जिससे हम खुद को दूसरे को भी बचा सकें। कोरोना वायरस छूने से भी फैलता है, जिसे हाथ ना मिलाकर हाथ साबुन से धोकर सैनिटाइज कर रोका जा सकता है। मतलब इस तरह से हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अगर हम N95 या कपड़े के मास्क पहने या तो हमारे फेफड़े में जाने में असमर्थ रहेगा, हमें 2 गज की दूरी भी बनानी चाहिए। उसके बाद आगे है कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है कि जो इस वायरस को बढ़ाने से रोक सकती है। उसमें से कुछ निम्न है, जैसे जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाना, हर स्कूल, ऑफिस, सड़क, मोहल्ले आदि को सैनिटाइज करवाना, उनकी जगह पर लॉकडाउन लगाना जहां कोविड की संभालना ठीक कठिन नज़र आ रहा है आदि। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ ले तो ये कोविड-19 से भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो इस बारे में लिख देना है ये वाला। अब पंचायत चुनाव के बारे में यहाँ पर है, देखिए पंचायत चुनाव के बारे में मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है कि पंचायत चुनाव के बारे में। तो भारत गांव का देश है, यहाँ के अधिकांश जनता गांव में बसती है। प्राचीन भारत में कोई छोटे छोटे प्राचंत्रिक जनपद है, उनमें पंचायत राज का व्यवसाय थे। उनमें छोटे राज्यों को सबके लिए समान अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, सबके लिए समुचित न्याय, समुचित व्यवस्था सुलभ थे। गाँव के पारस्परिक विवाद का निपटारा गाँव की सार्वजनिक सभा में कर दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे प्रजातंत्र का अर्थ लिख देना है। प्रजातंत्र का अर्थ यानी जनता के लिए जनता का शासन, सत्ता की बागडोर जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र है प्रजातंत्र का उद्देश्य कि जन कल्याण के लिए नियम कानून, जनता के विकास के लिए व्यवस्था शासन जनता स्वयं लागू करे। अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में न्यायालय खुले, अब गरीब जनता के लिए महंगा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव वाले आप लोग देख लीजिए, ये वाला इस तरह लिख देना है। जैसे और भी आगे लिख सकते हैं, देखिए अब ग्राम पंचायत में महिला को 50% आरक्षण दिया गया। जैसे अभी बहुत जगह पर महिला को ही मतलब मुखिया बन सकते हैं। पंचायत चुनाव हाल ही में पार हुआ, उसके बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इस दिशा में प्रयास करने वाले बिहार देश का पहला राज्य अब झारखंड में भी हो गया। ग्राम पंचायत के अनिवार्य करें, ग्राम सुधार की योजना बनाना, गाँव में प्रारंभिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग से सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सब लिख देना। सिंचाई की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, आग से बचाव, सरकारी सहायता से निर्माण, कुएं पोखरे खुदवाना, नलकूप करवाना, हाट की व्यवस्था करना आदि, इस सब मतलब लिख देना पंचायत चुनाव के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अब आगे है समाचार पत्र के बारे में। ठीक है, तो समाचार पत्र के बारे में क्या है उसके बारे में देख लेते हैं।
तो समाचार पत्र है, सबसे पहले भूमिका लिख देना। समाचार पत्र वह कड़ी है जो हमें शेष दुनिया से जोड़ती है। जब हम समाचार पत्र में देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं तो हम पूरे विश्व का अंग बन जाते हैं। इससे हमारे हृदय का विस्तार होता है। लोकतंत्र का प्रहरी, देखिए समाचार पत्र के द्वारा ही हम लोग मतलब देश विदेश की न्यूज़ सुन पाते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार है। उसी के माध्यम से लोग अपनी इच्छा, विरोध और आलोचना प्रकट करता है। ये कारण है कि राजनीतिक समाचार पत्र से बहुत डरते। नेपोलियन ने कहा था कि मैं लाखों विरोधी की अपेक्षा इन समाचार पत्र से अधिक भयभीत रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर लिखना, देखिए समाचार पत्र जनमत तैयार करते हैं। इनमें युग का बहाव बदलने की ताकत होती है। राजनीति अपनी इच्छा, अच्छे बुरे कार्य को पता इन्हीं से चलता है। समाचार पत्र के द्वारा प्रचार का उत्तम माध्यम है। देखिए आजकल किसी भी जगह पर कोई होता है तो समाचार पत्र के द्वारा मतलब उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज प्रचार का युग है। यदि आप अपने माल को, अपने विचार को, अपने कार्यक्रम को या अपने रचना को देशव्यापी बनाना चाहते हैं तो समाचार पत्र का सहारा लें। उससे आपकी बात शीघ्रता से सारे देश में फैल जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से रातों रात लोग नेता बन जाते हैं या चर्चित व्यक्ति बन जाते हैं। यदि किसी घटना का अखबार की मोटी सुर्खियों में स्थान दिया जाए तो वह घटना सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। देश के न जाने कितने नायकों ने बलिदान दिया, परंतु जिस घटना को पत्र में स्थान में वही घटनाएं ही अमर हो गई। उसके बाद व्यापार में लाभ, तो समाचार पत्र व्यापार को बढ़ाने में परम सहायक सिद्ध हुए हैं। विज्ञापन की सहायता से व्यापारियों का माल देश में ही नहीं विदेश में भी बिकने लगता है। रोजगार पाने के लिए भी अखबार उत्तम साधन है। हर बेरोजगार का सहारा अखबार में निकले नौकरी के विज्ञापन होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार या गैर सरकारी फर्में आदि अपने कर्मचारी ढूंढने के लिए अखबारों का सहारा लेते हैं। व्यापारी नीतियों को भाव देखने के लिए तथा शेयरों का मूल्य जानने के लिए अखबार का मोल लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे लिखना है, यहाँ पर ये वाला लिखने की आजकल अखबार मनोरंजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुके हैं। उनमें नई नई कहानियाँ, किस्से, कविताएं तथा अनेक बलोपयोगी साहित्य छपता है। दरअसल आजकल समाचार पत्र बहुमुखी हो गया। उसके द्वारा चलचित्र, खेलकूद, दूरदर्शन, भविष्य, कठिन मौसम आदि की अनेक जानकारियाँ मिलती है। समाचार पत्र के माध्यम से आप मनचाहे बरबुद्धू ढूंढ सकते हैं। अपना मकान, गाड़ी, वाहन कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। खोए गए बंधु को बुला सकते हैं। अपने परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र का महत्व बहुत ही अधिक हो गया। ठीक है, तो इस बारे में लिख देना। तो 6 यहाँ पर मतलब निबंध करवाए हैं। 6 निबंध में से ही एक निबंध आएगा। देखिए आप लोगों को 2 निबंध आएगा, मतलब एक अथवा में आएगा। तो ये 6 निबंध में से ही 2 निबंध आएगा। जो आप लोगों को जो अच्छा आसान लगेगा वही सब लिख देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।